Good morning, dear children. Today I am going to explain the chapter power sharing, which is the second chapter of civics or democratic politics. What is power sharing? पावर शेयरिंग क्या है ना? इसी को हम आज पढ़ेंगे, आज इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, है ना, सत्ता का बंटवारा। तो पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स, है ना, अलग अलग लेवल पर पावर शेयर करना। इट इज़ एन आइडिया इनकलकेटेड इन डेमोक्रेसी so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep check on each other. तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वो एक ऐसा विचार है, एक ऐसा आइडिया है जो कि डेमोक्रेसी में इनकलकेट होता है ताकि पावर सिर्फ किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, किसी एक ऑर्गन के पास ना रहे, और जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे पर निगरानी रख सके। इंडिया इज एन एग्जाम्पल of together federations where the power is shared between central government and its constituent units. इंडिया एक एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। एक संघीय व्यवस्था है यहाँ पर जहाँ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और इसकी जो दूसरी इकाइयाँ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उसमें शेयर होती है। तो नाउ यहाँ पर विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हम जो डेमोक्रेसी की यात्रा है, जो डेमोक्रेसी का टूर है, उसको जारी रखेंगे। वी शैल कंटिन्यू द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, जो कि हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने लास्ट ईयर ये नोट किया, ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जितनी भी पावर है वो किसी एक ऑर्गन में नहीं होती है, गवर्नमेंट के किसी एक अंग में, किसी एक ऑर्गन में नहीं होती। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. तो इस तरह से एक बहुत ही इंटेलिजेंट शेयरिंग जो है पावर की, जो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो इसका विभाजन किया गया है, जो पावर शेयरिंग है लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इस चैप्टर में और अगले दो चैप्टर्स में ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है इसको हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, आगे भी पढ़ेंगे इसको। एंड वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर ये चैप्टर हम दो स्टोरीज के साथ स्टार्ट करते हैं, एक बेल्जियम की स्टोरी है और दूसरी श्रीलंका की। एंड बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। तो ये जो स्टोरीज हैं ये किसके बारे में है, ये कि किस तरह से जो डेमोक्रेसीज हैं वो पावर शेयरिंग की मांग को, सत्ता के बंटवारे को वो कैसे हैंडल करती हैं। द स्टोरीज यील्ड some general conclusions about the need for power sharing in democracy। अब इन स्टोरीज को पढ़ करके कुछ निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। What is the need of democracy? What is the need of power sharing in any democracy? And this allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters। तो ये इसमें हम इसको पढ़ करके ये डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं, उसके रूप हैं, जो कि आगे हम
इन आगे के 2 चैप्टर्स में इनको पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ our first topic is Belgium and Sri Lanka. As we have discussed that this chapter is started with 2 stories, Belgium and Sri Lanka. So there is a first story is of Belgium. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. तो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, एंड इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस एंड नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ इसकी सीमाएं लगी हुई हैं. एंड इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. हमारे यहाँ हरियाणा की जो पॉपुलेशन है लगभग उसकी आधी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ की है. लगभग हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ ये जो छोटा सा कंट्री है ना बेल्जियम, इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है, इसकी जो जातीय संरचना है हम कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, कॉम्प्लेक्स है. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. अब पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें से 59% कहाँ पर रहते हैं? वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. और दूसरे जो 40% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वलोनिया रीजन में. और क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन. अब बाकी के सिर्फ जो 1% लोग बचे हैं वो क्या बोलते हैं? कौन सी लैंग्वेज? बेल्जियन. जो बेल्जियंस है वो जर्मन बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% are Dutch speaking. अब जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स की कैपिटल सिटी है यहाँ की बेल्जियम की, कौन सी? ब्रुसेल्स. अब इस यहाँ पर कैपिटल सिटी में 80% जो यहाँ के लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं. They are French speaking. 80% population is French speak. 80% जो लोग यहाँ पर हैं, कहाँ? बेल्जियम की कैपिटल सिटी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. लेकिन जो डच स्पीकिंग है वो कितने? 20% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं. ओके, हियर द टर्म एथनिक, व्हाट डज इट मीन? एथनिक मीन्स here in the glossary you can see what is the meaning of ethnic. ethnic या हम जातीय इसको कह सकते हैं. this is a social division based on shared culture. we people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both, and they need not always have the same religion और नेशनलिटी. तो ये एक एथनिक जो है, ये जातीय कंपोजिशन जो है इनका, ये एक सामाजिक विभाजन है जो कि हर एक की कल्चर पर आधारित है. हर एक जो जातियां हैं ना उनकी संस्कृति पर आधारित है. सभी जातियों की अपनी अपनी कल्चर है जो कि लोग शेयर करते हैं. एंड पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट. अब एक जाति समूह के जो लोग हैं, एक एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं, वो मानते हैं, उनका मानना है कि उनके जो पूर्वज थे वो एक ही थे, क्योंकि जो उनकी शारीरिक बनावट है और साथ साथ जो उनकी कल्चर है उसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है. और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रिलीजन के हो या नेशनैलिटी उनकी सेम हो, उनका धर्म या उनकी राष्ट्रीयता एक हो, ये ज़रूरी नहीं है. वो मानते हैं, उनका मानना है कि उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं, इसीलिए उनकी शारीरिक बनावट और उनकी कल्चर में एक रूपता है, सिमिलैरिटी है.
तो ये मतलब हुआ एथनिक का। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब ये जो माइनॉरिटी थी, यहाँ पर माइनॉरिटी किसकी थी? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की। वो रिच थे और पावरफुल थे। मतलब कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कितनी थी? जो द पीपल हु लिव इन वेलोनिया रीजन, there were 40%, है ना, 40% people live in Wallonia region and speak French. whether they were minority, है ना, ये minority थे, लेकिन वो अपेक्षाकृत रिच और पावरफुल थे। भले ही अल्पसंख्यक थे वो, लेकिन वो प्रॉस्पेरस थे और पावरफुल थे। एंड दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। और इस चीज़ से उनको काफ़ी नाराज़गी थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी को, जिनको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट काफ़ी बाद में मिला। उनको काफ़ी समय के बाद उनका विकास हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास हुआ। इस वजह से कुछ चीज़ों को लेकर के जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनमें काफ़ी नाराज़गी थी। एंड दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। अब जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी, इनमें काफ़ी, अब डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ मतलब जो 59% थी डच स्पीकिंग, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहती थी, है ना, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी जो कि 40% थी। और इस दोनों के बीच में काफ़ी तनाव था 1950s और 1960s में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्रोसेस। अब जो ये टेंशन थी दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, दोनों ही समुदायों के बीच में, चाहे ये फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों के बीच में, ये ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा एक्यूट थी, बहुत ज़्यादा शार्प थी। ब्रुसेल्स में ये टेंशन इन दोनों के ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। तो ब्रुसेल्स एक विशेष तरह की समस्या थी, एक स्पेशल प्रॉब्लम यहाँ पर थी। क्या थी? द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये जो डच स्पीकिंग लोग थे, डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे, वो कंट्री में तो इनकी मेजॉरिटी थी 59%, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन कैपिटल में ये सिर्फ 20% थे, है ना, माइनॉरिटी थी यहाँ कैपिटल में, ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक थे ये लोग, लेकिन पूरी कंट्री में ये बहुसंख्यक थे डच स्पीकिंग पीपल। एंड लेट अस कंपेयर दिस to the situation in another। तो ये we can see the map of Belgium and यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कम्युनिटीज़ और रीजन्स जो है बेल्जियम के, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज कलर है इट शोज द ब्रुसेल्स, दैट इज़ द कैपिटल रीजन, है ना, कैपिटल रीजन ऑफ बेल्जियम, दिस इज ब्रुसेल्स। and red color shows Wallonia region, the French speaking people lives here, they are 40%। and yellow color shows the Flemish region, Dutch speaking, 59%। and the red color with lines, है ना, 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल, है ना, ये इनका रीजन है जहाँ की 1% जर्मन्स रहते हैं। यहाँ जो लाइंस हैं ये रेड कलर में, है ना, लाइंस, ये सिर्फ 1% पीपल हैं, जर्मन्स हैं, जो कि जर्मन स्पीकिंग रीजन है। और ये जो है येलो कलर में है, ये फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो कि 59% है पूरी कंट्री में। और ये और इसके साथ आप देख सकते हो ब्रुसेल्स ये कैपिटल है, यहाँ की ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है, जहाँ पर कि 80% पीपल यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, है ना, और 20% पीपल यहाँ पर डच स्पीकिंग है ब्रुसेल्स में। तो
Now, let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. तो हम इसको कंपेयर करते हैं, ये जो बेल्जियम है इसको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरी सिचुएशन के साथ, एक दूसरी कंट्री में। श्रीलंका जो कि एक आइलैंड नेशन है, एक द्वीप है, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के दक्षिण तट पर से थोड़ी कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है जो, एंड इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। तो यहाँ पर श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, जैसा कि हरियाणा में जो पॉपुलेशन है ठीक उतनी पॉपुलेशन यहाँ भी है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो साउथ एशिया रीजन की तरह जो दूसरे नेशंस हैं साउथ एशिया रीजन में, जो दूसरे साउथ एशियन नेशंस हैं, श्रीलंका में भी उसी तरह से डाइवर्स पॉपुलेशन है। मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकर्स। तो यहाँ पर जो बहुभाषी समूह है लोगों का, ना, जो मेजर सोशल ग्रुप है वो किसका है? सिंगला स्पीकर्स का है। मतलब सिंगल भाषा बोलने वाले यहाँ पर 74% लोग रहते हैं, एंड तमिल स्पीकर्स 18%, और तमिल भाषी कितने हैं? 18%। एमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स के बीच में 2 सब ग्रुप्स हैं। जो तमिल्स हैं, जो कि मतलब कि 18% हैं तमिल स्पीकर्स, यहाँ पर 2 सब ग्रुप हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, अब कंट्री के तमिल नेटिव्स है, एक ग्रुप तो है तमिल नेटिव्स का जो कि तमिल में उस कंट्री के रहने वाले तमिल्स हैं, उनको हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, है ना। और जिनका परसेंटेज कितना है? 13%, है ना। अब जो ये श्रीलंकन तमिल्स है यहाँ पर 13%। अब टोटल तमिल से 18%, जिसमें कि 13% है श्रीलंकन तमिल, और बाकी के जो बचे 5%, है ना, द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। तो अब ये बाकी के जो 5% बचे लोग हैं, रिमेनिंग 5%, ये जिनके forefathers, जिनके पूर्वज इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में। प्लांटेशन वर्कर्स के मतलब जो बागानों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आए थे कॉलोनियल पीरियड में, उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। कॉलोनियल पीरियड आप सभी लोग जानते हो, है ना, कि जब कॉलोनियलिज्म था उस समय कॉलोनाइजेशन था ब्रिटिश का, है ना, यहाँ पर इंडिया में। तो हम एज ए कॉलोनी थी इंडिया उनकी। तो यहाँ पर भाई सभी जो कॉलोनीज़ लोग इसीलिए बनाते थे कि कॉलोनीज़ में जा कर के वहाँ की जो भी प्रॉपर्टी होती थी वहाँ पर वो एक ज़बरदस्ती, है ना, उस पर कब्ज़ा कर लेते थे, वहाँ अधिकार कर लेते थे और अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करते थे। तो इंडिया में भी जो ब्रिटिश थे वो आ कर के यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर वो बागानों पर खेती करवाते थे, बागानों पर बहुत सारे उन्होंने वर्कर्स को, मजदूरों को लगा रखा था, जैसे कि टी प्लांटेशंस, कॉफ़ी प्लांटेशंस या इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे। तो इस तरह से, और यहाँ पर काम करने के लिए वो लोगों को ले करके आते थे। तो अब यहाँ पर एज प्लांटेशन वर्कर्स इसी तरह से इंडिया से कुछ लोगों को लेकर के जो आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि जो अभी यहाँ पर 5% जो तमिल्स हैं उनके फोरफादर्स इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, इन बागानों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कॉलोनियल पीरियड में, है ना, ब्रिटिश टाइम में। तो ब्रिटिश पीरियड में जिनको कि इंडियन तमिल्स कहा जाता है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कंट्री के ईस्ट और नॉर्थ में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। श्रीलंकन तमिल्स, ये जो ऑरेंज कलर शो हो रहा है ये श्रीलंकन तमिल्स है जो नॉर्थ और ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो जबकि आप देख सकते हो
कि मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। अब जो सिंगला स्पीकिंग पीपल हैं, ये सिंगला स्पीकिंग पीपल, आप सिंगलीज, ये जो येलो कलर है मैप में ये शो हो रहा है, दे आर सिंगला स्पीकर्स या सिंगलीज, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि इनकी मेजॉरिटी यहाँ पर दिख रही है। और सिंगला मेजॉरिटी कितनी है, 74% पीपल, है ना, आर सिंगला स्पीकर्स। तो ये सिंगला स्पीकिंग पीपल है, सिंगलीज, ये रीजन जो है सिंगलीज का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये सभी लोग ज़्यादातर ये बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, जबकि ज़्यादातर जो तमिल्स हैं वो हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं। ज़्यादातर जो तमिल्स हैं, है ना, तमिल्स ये वो हैं, वो हिंदू हैं या मुस्लिम है। अब इधर आप देख सकते हो कि ये जो ब्राउन कलर शो कर रहा है यहाँ पर, ये डार्क ब्राउन कलर है ना, ये इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मुस्लिम्स हैं, जो ये सर्किल शो हो रहा है जगह जगह पर, ये फैले हुए हैं, है ना। तो ये मुस्लिम्स हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ज़्यादातर जो तमिल्स हैं, है ना, वो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं। तो देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, और 7% क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस 7% हैं, जो कि दोनों ही मिला करके हैं, तमिल भी हैं और सिंगलीज भी हैं इसमें। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। तो आप इमेजिन करो इस तरह के सिचुएशन में क्या हो सकता, क्या हो सकता था, क्या हो सकता है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। तो आप देखते हो कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है उसको एडवांटेज मिलता है उसकी न्यूमरिक मेजॉरिटी का, है ना, और वो अपनी जो विल है वो फोर्स कर सकती है फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर, क्योंकि मेजॉरिटी है, एज ए मेजॉरिटी इन द कंट्री, है ना। बेल्जियम में जो डच हैं उनकी मेजॉरिटी है, दे कॉन्स्टिट्यूट 59%, है ना, 59% है ये। और अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए ये क्या कर सकते हैं कि ये अपनी इच्छा, है ना, ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर, क्योंकि वो माइनॉरिटी है वहाँ पर। जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन 1% है, बाकी 40% फ्रेंच स्पीकिंग है ना। तो इन पर वो अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं, उनको डोमिनेट कर सकते हैं। एंड दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज फर्दर। तो इससे क्या होता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं आगे चल करके उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता, मतभेद पैदा होता, एंड दिस कुड लेड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और जिससे जो कंट्री है उसका बहुत ही भद्दा पार्टीशन हो जाता, उसमें डिवीज़न हो जाता। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और इस तरह से दोनों ही साइड्स ब्रुसेल्स पर कंट्रोल क्लेम करती, ब्रुसेल्स पर कंट्रोल करना चाहती। एंड इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी, और इसी तरह से श्रीलंका में जो सिंगला कम्युनिटी थी उसने एक बहुत ही बिगर मेजॉरिटी इंजॉय किया। यहाँ पर ये बहुसंख्यक थी, है ना, मेजॉरिटी कम्युनिटी थी श्रीलंका में, सिंगला कम्युनिटी जो थी, और ये वहाँ पर अपनी विल को इसने इम्पोज किया पूरी कंट्री में। Now let us look at what happened in both these countries। तो हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंट्रीज़ में क्या होता है, क्या हुआ ये श्रीलंका में और बेल्जियम में। आपने दोनों की कंपोजिशन देख ली है कि कहाँ पर मेजॉरिटी, किसकी मेजॉरिटी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इन दोनों कंट्रीज़ में। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, मतलब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। एंड द लीडर्स ऑफ द सिंगुलर कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। भाई क्योंकि वो मेजॉरिटी थी, इनकी बहुसंख्यक थे ये सिंगुलर कम्युनिटी, है ना। तो अब ये सिक्योर करना चाहते थे डोमिनेंस, ये
अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे गवर्नमेंट पर। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. अब क्या हुआ consequently, ये democratically elected government, अब ये democratically elected government थी, है ना, क्योंकि अब डेमोक्रेटिकली, अब हम कह सकते हैं भाई क्योंकि मेजॉरिटी तो थी सिंगलीज की, सिंगला स्पीकिंग की, है ना, तो फिर ऑब्वियसली यही इन्हीं लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, है ना, तो नंबर्स में यही ज़्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इन्हीं की बनेगी, है ना, ज़्यादा यही लोग इलेक्ट करेंगे तो वोटर्स के रूप में। तो अब ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी, लेकिन इसने एक सीरीज अडॉप्ट की मेजोरिटेरियन मेजर की सिंगुलर सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो सिंगुलर सुप्रीमेसी भाई सुप्रीम थी यहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी थी, तो इस तरह से सिंगुलर सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए उसने कुछ ऐसे उपाय अपनाए, बहुत सारे मेजर्स अपनाए ताकि सिंगुलर सुप्रीमेसी यहाँ पर स्टैब्लिश की जा सके। ये मेजोरिटेरियन मेजर्स, ये मेजोरिटेरियन क्या है, व्हाट इज मेजोरिटेरियन इज बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यावाद मतलब कि जो भी मेजॉरिटी में हैं, अब वो कम्युनिटीज़ जो कि मेजॉरिटी में हैं उसको मेजोरिटेरियन कहते हैं। वो जो भी करती हैं, एक ऐसी मान्यता, ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो ये क्या है मेजोरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यावाद? क्या है मान्यता कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री में, किसी भी देश में शासन कर सकती है अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे भी वो चाहे अपने ढंग से वो रूल कर सकती है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी अवहेलना करते हुए, मतलब कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं कंट्री में, उनकी अवहेलना करते हुए, उनको डिसरिगार्ड करते हुए, उनकी उपेक्षा करते हुए, उनके बारे में कुछ भी ना सोचते हुए, उनकी सुविधाओं के बारे में ये लोग नहीं सोचते, और ना ही उनकी समानता के बारे में, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, हर चीज़ों के लिए ये संवेदनशील नहीं होते हैं, है ना। तो अपने मनमाने ढंग से ये देश का शासन चलाना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, और उसी को बहुसंख्यावाद कहते हैं या मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन चलाना चाहती है माइनॉरिटीज़ की अवहेलना करते हुए। नाउ इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। तो इस तरह से 1956 में एक एक्ट पास किया गया सिंघला को, सिर्फ सिंघला को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता देने के लिए, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि सारे जो भी काम होंगे वहाँ पर वो सिंघला लैंग्वेज में ही होंगे, इसको मान्यता देने के लिए एक एक्ट 1956 में पास किया गया। और इस तरह से यहाँ पर तमिल जो लोग थे, तमिल स्पीकर्स जो थे, तमिल कम्युनिटी जो थी, उसकी अवहेलना हो रही थी। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने एक प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़ फॉलो की, तो अपने पसंद की, वो जो कि सिंघला एप्लीकेंट्स का फेवर करती थी यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मतलब कि उन्होंने एक ऐसी नीतियां बनाई जिसमें कि जो सिंघला एप्लीकेंट्स थे उन्हीं का फेवर हो रहा था, उन्हीं को इससे फ़ायदा मिल रहा था, चाहे वो यूनिवर्सिटी के पदों के लिए हो, यूनिवर्सिटी की पोजीशंस हो, या कि गवर्नमेंट की जॉब्स हो। इसमें फेवर सिंघलीज का था, सिंघला स्पीकिंग पीपल का था, है ना, जो सिंघल भाषी थे।
तो ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब इनका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये चीज़ कहा गया कि जो स्टेट है अब ये बुद्धिज्म को ही, बौद्ध धर्म को ही ये प्रोटेक्ट करेगा और इसी को डेवलप करेगा, यही प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगा बुद्धिज्म को, बौद्धवाद को, बुद्ध धर्म को। तो all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब ये जो सरकार के उपाय थे, ये जो भी मेजर्स लिए सरकार एक एक करके, जो भी ये नियम बना रही थी, जो भी मेजर्स ले रही थी, एक के बाद एक, धीरे धीरे इससे जो फीलिंग थी एलियनेशन की श्रीलंकन तमिल्स के बीच में वो बढ़ती गई। मतलब श्रीलंकन तमिल जो थे इनके बीच में जो भावना थी दूरी की, है ना, दुराव या अलगाव की भावना, बेगानेपन की भावना बढ़ने लगी श्रीलंकन तमिल्स के बीच में। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स थे, है ना, उनकी कोई भी मुख्य पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कि इनके प्रति संवेदनशील हो, इनकी लैंग्वेज और इनकी कल्चर को लेकर के संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, इनके बारे में सोचती हो। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब उन्होंने ये अनुभव किया कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी और साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ का, वो उनके लिए समान राजनीतिक अधिकार को अनदेखा कर रहा था। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है इनके लिए वो डिनाई कर रहे थे। उनकी नीतियों में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इनके लिए समान अधिकार नहीं थे। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन getting jobs and other opportunities and ignored their interest। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, मतलब कि ये जॉब्स भी इनको नहीं मिल सकती थी और इसके साथ साथ मतलब कि भेदभाव होता था जॉब्स पाने के लिए, और इसके साथ जो दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ थी और इसके साथ ही जो उनके इंटरेस्ट थे जिसमें उनका वेलफेयर हो सकता था, जो उनके हित की बात थी, जो उनकी भलाई की बात थी, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था श्रीलंकन तमिल्स के साथ। तो एज ए रिजल्ट द रिलेशंस between the Sinhala and Tamil communities strained over time। तो इस तरह से क्या होता है कि परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो सिंघला और तमिल कम्युनिटीज़ थी, इनके बीच का जो रिलेशन था, इनके बीच का जो संबंध था, वो धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा उसमें दूरी आती गई इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में समय के साथ। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। जो श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज़ लॉन्च की और स्ट्रगल्स भी लॉन्च किए ताकि तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया कि एक रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना, आ सके, समान अवसर इन लोगों को मिल सके एजुकेशन, शिक्षा हासिल करने के लिए और जॉब्स पाने के लिए, जॉब्स हासिल करने के लिए उनको, ताकि नौकरी वगैरह भी मिल सके, ताकि उनको शिक्षा प्राप्त हो सके और इन सब क्षेत्रों में उन्हें समान अवसर मिल सके। इसके लिए श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज़ लॉन्च की, स्ट्रगल्स भी किए और ताकि
तमिल लैंग्वेज जो थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जा सके। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो उनकी डिमांड थी प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी की, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, मतलब ज़्यादा तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा थी जहाँ पर, वो प्रोविंसेस जो कि तमिल पॉपुलेटेड थे, तमिल्स की संख्या ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि वहाँ पर हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले। लेकिन उनकी ये जो डिमांड थी इसको बार बार डिनाई किया जाता था, उसको अमान्य कर दिया जाता था, अनदेखा कर दिया जाता था, उसको माना नहीं जाता था। एंड बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में 1980s तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गए थे, बन गए थे इस एक डिमांड को लेकर के। वो डिमांड क्या थी? एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की, मतलब अब ये एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाना चाहते थे। एक दे वांटेड टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम, एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। दैट्स व्हाई दे organized many political organizations, है ना, they formed several political organization, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म किए एक स्वतंत्र तमिल स्टेट फॉर्म करने के लिए। कहाँ पर? जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट थे श्रीलंका में, वहाँ पर। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब इस तरह से ये जो दोनों ही कम्युनिटीज़ थी, श्रीलंकन तमिल्स थे और इसके साथ साथ जो सिंगलीज थे, दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतभेद हो रहे थे इनके बीच में। इट सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही जल्दी सिविल वॉर में चेंज हो गया, सिविल वॉर में टर्न हो गया, एक शीत युद्ध जिसको हम कहते हैं सिविल वॉर। ये सिविल वॉर क्या है? सिविल वॉर हम कहते हैं एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। तो एक हिंसक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि एक इतनी हिंसा बढ़ जाती है दो विरोधी समूहों के बीच में, एक ही कंट्री में रहने वाले दो अपोजिंग ग्रुप्स जो होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है वॉर हो रही है, एक युद्ध हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था इनके बीच में, ये जो डिस्ट्रस्ट था इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो अविश्वास था, है ना, एक दूसरे के प्रति, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही जल्दी एक सिविल वॉर में टर्न हो जाता है, एक शीत युद्ध में। तो एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। अब क्या होता है कि इसकी वजह से हज़ारों लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। अब बहुत सारे जो कंट्री के लोग थे उनको ज़बरदस्ती अपने देश को छोड़ करके शरणार्थियों के रूप में दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों को अपनी आजीविका के साधन, आजीविका को खो देना पड़ता है। जो भी उनके रोज़गार के साधन थे, जो भी वो काम करते थे, उन सब को छोड़ करके उनको दूसरी जगह फ्ली करना पड़ता है, भागना पड़ता है। यू हैव read chapter 1 of economics textbook class 10 about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health। आपने पढ़ा है अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में डेवलपमेंट में कि श्रीलंका का जो रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन और हेल्थ का, बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट रिकॉर्ड था।
but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. लेकिन जो सिविल वॉर थी यहाँ पर श्रीलंका में, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इनका जो सामाजिक, सांस्कृतिक और इनका जो आर्थिक जीवन था इस देश का, इस कंट्री का, श्रीलंका का, उसमें उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और ये जो सिविल वॉर था ये 2009 में इसका अंत हुआ। इट वॉज एंडेड इन 2009. Now for today, that's all for today, and our next topic will be continued in the next class. Okay, thank you. Thanks a lot for attending